मतलब उनको कितनी भी तकलीफ है वो नहीं है डॉक्टर के पास जाएंगी या दिखाएंगी। वो घर में ही अपना मसाज करा ली, तेल मल लिया, बाम मल लिया, क्रीमें मल ली, ये करती थी। तो फिर धीरे धीरे वो उनको भी मतलब जब जो ज्यादा हो गई जिनको, तो उनको बताना पड़ा कि ये आपके ये काम की वजह से ये हो रहा है। ज्यादातर तो लेडीज फिर वो एज बढ़ी तो वेट पुट ऑन कर लिया इतना ज्यादा, तो वेट के बारे में भी फिर उनको समझाया भी वेट का भी अपना ध्यान रखो, हर चीज का ओवरऑल हेल्थ तो बहुत जरूरी है, वॉकिंग बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें तो उस टाइम इसलिए लेडीज का यही था कि वो अपने लिए नहीं, पर अब इतनी अवेयरनेस है कि लेडीज अपने लिए पहले जाती हैं कि हम ठीक रहेंगे तभी घर ठीक रहेगा। आप सभी का स्वागत है बीजेएम के एक और पॉडकास्ट में। आज पॉडकास्ट नहीं, एक इंस्पिरेशन है, एक इंस्पिरेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स हार्ड वर्क, टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी एंड टुवर्ड्स कमिटमेंट। ये पॉडकास्ट एक तो जो फिजियोथेरेपी में करियर बना रहे हैं उनके लिए भी है, और उन लोगों के लिए भी है जो फिजियोथेरेपी के सीक्रेट्स को जानना भी चाहते हैं, और कुछ सीक्रेट्स जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे शायद। और उन लोगों के लिए भी है जो मिरेकल्स ऑफ फिजियोथेरेपी जानना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो ये जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, और इस कहाँ से कहाँ तक पहुंचने के लिए एक लेगेसी है। आज का टॉपिक है लेगेसी इन मोशन, 45 years of healing with Dr. Sunita Sood, that is evolution of physiotherapy। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक से, फिजियोथेरेपिस्ट से, जिन्होंने अपना करियर 19 साल की उम्र में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट शुरू किया, एक बहुत ही पायनियर हॉस्पिटल्स ऑफ साउथ दिल्ली, दैट इज होली फैमिली हॉस्पिटल। ये तब की बात कह रही हूं मैं जब फिजियोथेरेपी शुरू ही हुआ था इंडिया में, और 19 साल की उम्र से 45 साल तक, 45 इयर्स तक, अराउंड 4.5 डिकेड्स तक उन्होंने काम किया फिजियोथेरेपी में, और ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो कि एक इंस्पिरेशन हो सकती है, एक सीख हो सकती है, और एक नॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी साइंसेस को बढ़ाने के लिए यूज हो सकती है। सो वी हैव विद अस डॉक्टर सुनीता सूद, a pioneer physiotherapist having over 4 decades of experience in the field of physiotherapy, served over thousands and billions of patients with physiotherapy, as well as आने वाले आज के बच्चे भी उन्होंने ही काफी हद तक बढ़ाए, पढ़ाए और बड़े किए। आज का पॉडकास्ट आपको सुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको ऐसे ऐसे मिरेकल बता के जाएगा जो मिरेकल्स कभी आपने फिजियोथेरेपी में नहीं सुने होंगे। और आज मैं बहुत ही प्राउड से कह रही हूँ और बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ कि आज मेरे साथ इतने एक्सपीरियंस्ड गेस्ट हैं। सो वी हैव विद अस डॉक्टर सुनीता सूद। Thank you so much, ma'am, for taking out your valuable time on this valuable podcast. Thank you, ma'am. Thanks to you, Amna, for inviting me. Thank you, ma'am. Thank you. तो मैम आपने जब फिजियोथेरेपी शुरू करी तब फिजियोथेरेपी की क्या रूपरेखा थी? तब तो इट वाज अ वेरी न्यू प्रोफेशन और वेरी फ्यू पीपल न्यू अबाउट फिजियोथेरेपी। सो जब हमने करी भी तो सब हमसे पूछते थे क्या है फिजियोथेरेपी में, करते क्या हो आप? इतना मुश्किल था उनको फिर सबको समझाना पड़ा कि ये फिजियोथेरेपी क्या है, कि हम फिजिकली कैसे पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं बिना मेडिसिन और उसके। तो धीरे धीरे इतनी अवेयरनेस हो गई कि फिर लोग अपने आप भी डायरेक्ट भी हमारे पास आने लग गए। इतना लोगों को जब उन्होंने देखा ना रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं तो फिर वो अपने आप आने लग गए। तो आपका जो इनिशियल टाइम था फिजियोथेरेपी का, क्या आपको आपका पहला पेशेंट या कुछ ऐसा कोई पहली स्टोरी, रियल टाइम स्टोरी जो आपको याद हो जब आपने शुरू किया था करियर? ऐसे बहुत तरह के, सबसे पहले तो पोलियो और सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे देखे थे, और क्योंकि मैं मतलब एज ए स्टूडेंट ही देखे थे तब,
तो पोलियो के बच्चों को देख के बड़ा मन खराब होता था कि ये सारी उम्र के लिए ही हैंडीकैप हो जाएंगे। और उन दिनों पोलियो बहुत ज़्यादा था 60s में, एंड 60s अर्ली 70s में। तो बहुत दुख होता था, उनको बेचारे भीख मांग रहे हैं या उसमें हैं। इतना ज़्यादा व्हीलचेयर और उसका भी तब नहीं था। और बाद में ये सब डेवलपमेंट हुई, इतना ज़्यादा इसके बारे में आया। और फिर तो इतना ज़्यादा एजुकेशन हुई कि पोलियो बिल्कुल इरेडिकेट, मतलब अब पोलियो रहा ही नहीं। इतना अच्छा वैक्सीनेशन वगैरह आ गई, नहीं तो ये फुल टाइम मरीज को हैंडीकैप कर देता था। और सेरेब्रल पॉल्सी भी, उसमें भी ऐसे ही बच्चे थे जो कि सारी उम्र के लिए बेचारे प्रॉब्लम। और उनका भी यही बोला गया कि हमने देखा कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स न्यू बॉर्न वाले तो नहीं भेजे जाते थे, पर जैसे ही जो नॉर्मल माइलस्टोन है, जैसे 3 महीने में सिर संभालना है, 6 महीने में बच्चे को बैठना चाहिए, तो हम पीडियाट्रिशियंस को भी बोलते थे जैसे ही बच्चा स्लो है या कुछ है प्लीज़ उनको भेजो। क्योंकि हम जैसे ही शुरू में ही उनको अगर कराएंगे, उनको मदर को सिखा देंगे, तो उनकी डेवलपमेंट बहुत बहुत अच्छी हुई थी। कोई कोई तो बिल्कुल भी नॉर्मल हो गए, जो बहुत माइल्ड केसेस थे। तो इसलिए मतलब और कई ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत अच्छे इम्प्रूव हुए, और इतना अच्छा इम्प्रूव हुए वो लगातार, पर उन्होंने फिजियोथेरेपी बहुत रेगुलरली कराई, ये भी मानना पड़ेगा। घर वालों का भी बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहा। कि एक बच्चा तो मुझे याद है ऐसा था, वो अभी भी है, जिसको बायलेटरल स्क्विंट तक थी। वो न्यूबॉर्न हुआ और बर्थ जैसे वो प्रीमेच्योर बेबी था, और उस टाइम पे वो उसमें रखा गया इनक्यूबेटर में, उसमें बहुत देर तक रखा गया, 2 महीने तक, तब जाके उसको डिस्चार्ज किया था, घर ले गए थे उसको। तो उसके बाद मतलब उसका बहुत मुश्किल उसका पेरेंट्स ने पर देखा 6 महीने का 8 महीने का हो गया, अभी तक सिर ही नहीं संभाल रहा, तभी उन्होंने शुरू करा ली फिजियोथेरेपी। तो वो बच्चे को तो इतना ज़बरदस्त स्क्विंट, और सारे हाथ पैर नहीं ठीक से हिला रहा था। तो उसको वो इतना प्यारा भी बच्चा था कि दिल से ही उसको इलाज उसका किया, कि इतना सुंदर बच्चा। और घर वाले भी अच्छे थे, और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करी और रेगुलरली उनको भेजा। और आप मानोगे नहीं भावना, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव कि बायलेटरल स्क्विंट होते हुए भी वो बच्चे की स्क्विंट भी दोनों ठीक हो गई, सिर्फ एक्सरसाइजेस से स्क्विंट ठीक हो गई, हाथ पैर हिलाने लग गया, उसको बैठाना सिखाया, क्रॉल करना सिखाया, खड़े होना सिखाया, चलाना सिखाया। मतलब लगातार उन्होंने भी फिजियोथेरेपी कराई, बहुत ज़्यादा 4-5 साल वो मेरे पास आता रहा। पर फिर वो जब स्कूल जाने लगा तो नहीं ला पा रही थी, मदर नहीं भेज पा रही थी अस्पताल, वो कहें आप घर, मैंने कहा नहीं मैं घर तो आती नहीं हूँ। फिर उन्होंने वो फिजियोथेरेपी बंद कर दी। तो उसमें जो थोड़ा सा डिफेक्ट रह गया पैरों में, कि पाँव पे वो पंजे पे चलता था, कि दोनों टाइट, मतलब एड़ी ऊपर उठा के वो करके, वो ना घर में जितनी भी फिजियोथेरेपी हुई वो चीज़ नहीं ठीक हुई। पर उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। जो आई स्पेशलिस्ट भी हैरान हो गए कि क्या हो रहा है ये। उन्होंने तो सर्जरी बोल दी थी कि दोनों आंखों की ऑपरेशन करने पड़ेंगे। और फिर वो जब थोड़ा बड़ा भी हो गया तो उसको ना पेरेंट्स वेल ऑफ थे तो बाहर लेके गए, और वहाँ बाहर भी यूके में, और उन्होंने एमआरआई वगैरह करा, सब कुछ करा। तो वो लोग हैरान थे कि ये बच्चा इतना ठीक कैसे हुआ, आपने इसका क्या इलाज कराया। आप मानोगे नहीं कि उन्होंने मेरे को वहाँ से कॉल करी ओलिवर में कि इस बच्चे को आपने कैसे ठीक कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, इट वाज जस्ट कि बढ़िया फिजियोथेरेपी, टच से ही एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर स्टिमुलेशन, सब की वो बच्चे की दोनों आंखों का स्क्विंट चली गई। दैट वाज अमेजिंग, इवन आई वाज प्राउड, अभी भी आई फील प्राउड ऑफ। वो भी 50 साल का बच्चा है, और अभी मतलब थोड़ा उसका रह गया प्रॉब्लम, वो भी बिकॉज उन्होंने छोड़ दी थी। अगर वो कंटिन्यू करते तो शायद उसका वो भी ना रहता।
तो और उसके एमआरआई में भी आया था मल्टीपल इन्फार्क्ट जगह जगह, क्योंकि जो बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है और उसको ऑक्सीजन वगैरह पे रखते हैं तो कई जगह इन्फार्क्ट हो जाते हैं, ब्रेन में दिख जाता है। तो इतने ज़्यादा मल्टीपल होने के बावजूद भी वो बच्चे ने, क्योंकि हम जो इनएक्टिव सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं थ्रू द प्रॉपर एक्सरसाइजेस। और जब मैंने शुरू किया, हमने तो हमारे टाइम में भी एक्सरसाइजेज ही टच से ही ज्यादा होता था, मशीनें बहुत कम थी। एक डायथर्मी थी, एक वैक्स, एक इंफ्रारेड लैंप, बस ज्यादा हम हाथ से ही करा करते थे। तो मैंने देखा कि इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट होती थी कि बता नहीं सकते। ये तो दैट्स एन इंस्पिरेशन आई थिंक फॉर मेनी कि हीलिंग टच कितना जरूरी है, बहुत बहुत। एंड उस हीलिंग टच से कहाँ तक पहुंच गए। मैम आपने बात करी पोलियो की, हाँ है ना, तो पोलियो क्या होता है अगर व्यूअर्स को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया जाए तो बता ये सकते हैं? तो एक तरह का इन्फेक्शन था जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के सेल जो है ना, वो बुखार से ही शुरू होता है। बच्चे को बहुत तेज बुखार होता था। खैर अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा पोलियो, तो इसीलिए यू हार्डली सी एनी पेशेंट विद पोलियो। पर उस टाइम पे बहुत बच्चे एडमिट, और बच्चों में ही होता था ज्यादातर, और ज्यादातर टांगे पैर ही कमजोर होते थे, हाथ बहुत कम होते थे, और हाई फीवर और बहुत दर्द होता था बच्चे को, और उसके बाद देखते थे तो वो हिला ही नहीं सकता था। तो इसलिए वो शुक्र है वो तो उस टाइम रिसर्च हुई और बहुत कुछ हुआ, और इसको बिल्कुल इरेडिकेट, मतलब खत्म ही हो गया उसके वैक्सीनेशन वगैरह से। और पेरेंट्स और सब लोग भी इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे, अवेयरनेस हो गई थी पोलियो के बारे में कि बिल्कुल ही निकल गया। और पुराने केसेस अभी आप देखोगे जो व्हीलचेयर पे हैं या वो हैं, और फिर इनके लिए भी बहुत कुछ किया गया। मतलब उस टाइम बेचारे सब घर वाले होम्स में डाल देते थे इनको, माँ बाप को संभालना भी मुश्किल होता था, और नॉर्मल बच्चों के साथ रखना भी मुश्किल होता था, और एक्सपेंसिव भी था सब कुछ। तो कईयों को कहीं होम्स में डाल दिया, कईयों को कहाँ डाल दिया, कोई बेचारे भीख मांगने लग जाते थे। तो फिर ये सारी और चीज़ें आई, कैलिपर्स वगैरह, उससे भी इनको खड़ा करना है, चलाना है, पूरा रिहैबिलिटेशन पे बहुत जोर दिया गया। हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत जोर दिया, कॉलेजेस भी नए नए खुले, बहुत अवेयरनेस हुई। तो जैसे पहले स्टेयर्स होती थी, फिर वो बनाने, रैंप्स बनने लगे। हाँ वो बनने लग गए इनके लिए। फिर इनको पहले हैंडीकैप बोलते थे, फिर बोला नहीं, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, कि अगर उनका ये मत बोलो, इनको हैंडीकैप मत बोलो, दे आर एबल, बिकॉज उनका दिमाग सही है, उनके हाथ चल रहे हैं, तो वो बहुत कुछ काम उनसे कर सकते थे। इतनी इतनी पढ़ाई करी हुई है, इतने बड़े बड़े, मतलब लोग पैरालिसिस के बाद भी डॉक्टर बने हुए हैं, कुछ कुछ हुआ है। तो ऐसा नहीं इनको बोलना चाहिए कि वो हैंडीकैप हैं तो छोड़ दो। कई लोग तो मतलब आप हैरान हो गए, पैरालिसिस के बाद भी इतना कुछ कर रहे हैं आजकल। आप देखो आजकल तो बहुत अवेयरनेस है। इवन जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं, उनके लिए फिर बड़ी स्पेशल कारें आई, बाहर से भी आई। मतलब इतनी अवेयरनेस थी कि लोग बहुत ज्यादा इनके लिए डेवलपमेंट हुई फिर। और वो कुछ कुछ कर रहे हैं, जिनके पाँव नहीं है वो हाथों से सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके चारों लिम्स गए हुए हैं, गर्दन से चोट लगी हुई है, तो वो भी मैनेज कर रहे हैं, हाथ नहीं हिला सकते, पर मुंह में वो पेन रख के या कुछ, वो भी मैनेज कर रहे हैं। इतना अच्छा उनको ओपनिंग्स मिल रही हैं। तो मतलब अगर आप, जिनको पता है पेरेंट्स को, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बच्चों को करा रहे हैं सब कुछ। तो आप एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे थे उस टाइम पे, आई थिंक स्पेसिफिकली इन इंडिया, अबाउट द अवेयरनेस ऑफ फिजियोथेरेपी ऑल्सो, क्योंकि लोगों को इतना पता ही नहीं। अवेयर नहीं था। बिल्कुल। बिकॉज अगर हम 1960s और 70s की बात करें तो आज से अराउंड 50-60 इयर्स बैक, राइट, तो उतने पहले पे तो किसी को अवेयरनेस ही नहीं थी। तो कितना टफ रहा था वो टाइम अवेयर करने के लिए?
बहुत मुश्किल था। लोग कहते हैं अरे ये एक्सरसाइज है, ये क्या हम घर पे अपने आप करा लेंगे। मतलब पेरेंट्स का ये एटीट्यूड था। और मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी, चाहे मतलब चार्ज होता था वहां पर, कहते थे अरे पैसे कौन देगा। और गवर्नमेंट में इतना रश होता था, वो बेचारे जा नहीं सकते थे, तो लोग घर बैठ जाते थे। फिर जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे ना कि हाँ वो जा रहा है और उसको इतना इम्प्रूवमेंट है, फिर वो लोग भी करने लग गए, मतलब इम्पोर्टेंस देने लग गए फिजियोथेरेपी को। वरना कहीं तो मतलब कहना नहीं चाहिए, पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स वगैरह भी भेजते ही नहीं थे। क्या है, एक्सरसाइज है, घर पे करा लेना। अभी मैं एक केस ऐसा बता दूं, मतलब डिस्क केसेस, कमर के दर्द के तो आप सब जानते हो ना, जिसमें डिस्क भी प्रोलैप्स हो जाती है और टांग में दर्द बहुत सीवियर जाता है। ऐसे कई पेशेंट्स मेरे पास आए जिनका हर अस्पताल में डॉक्टर्स को दिखा के आए, और सबने एमआरआई भी रिपोर्ट कहती है कि डिस्क निकली है, और वो सब डॉक्टर्स ने सर्जरी कर दी। हाँ, और हमने कहा नहीं, हम कोशिश करते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन अच्छे थे, वो भी मान गए। हमने उनको एडमिट करके ट्रैक्शन पे डाला और थेरेपी, अच्छे से थेरेपी करी और कॉन्फिडेंस भी उनको दिया, सब कुछ करके। और आप मानोगे नहीं, वो मरीज बिल्कुल ठीक हैं, आज तक उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। और एक तो मुझे ये भी याद है कि एक न्यूरो सर्जन, और उन्होंने तो मतलब गुस्सा ही कर दिया, अरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास मत जाना है, ये आपको मिसलीड करेंगे, आपको ऑपरेशन करा लो, नहीं तो आप पैरालाइज हो जाओगे। इतना तक कहा आप मरीज को। और मतलब मेरे सामने ही मैं दिखाने गई और बेइज्जती कर दी फिजियोथेरेपी की, और मैं चुप रही। है, मैं नाम नहीं लूंगी उन डॉक्टर्स का। और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आज तक उसने ऑपरेशन नहीं कराया, वो ड्राइव कर रहे, चल रहे, सब कुछ कर रही हैं। पर डॉक्टर्स भी अपनी जगह से ठीक थे कि उनको लगता था डर कि कहीं पैरालाइज हो गया तो फिर क्या होगा। पर ये मैं रियल केसेस बता रही हूँ। एक और टीचर थी, वो भी पूरी 100% रिकवर कर गई विथ फिजियोथेरेपी, पर उन्होंने भी पूरी प्रिकॉशंस ली, जैसे जैसे हमने कहा वैसे वैसे करा। एक नहीं, कई पेशेंट फिर हमारे पास आने लगे एक दूसरे का सुन के कि आप हमें आप भी ठीक करो अपनी फैमिली में। तो बहुत अच्छा लगता था कि एटलीस्ट हम सर्जरी अवॉइड कर सके। हाँ, जहाँ बहुत जरूरी थी, मतलब वो टेस्ट होते हैं कुछ कि जर्क ही चले गए या नमनेस, उन केसेस में तो हम नहीं रिस्क लेते थे, हम कहते थे नहीं, करा ही लो आप सर्जरी। पर वरना सर्जरी भी तो क्योंकि 100% नहीं होता, ऐसे भी हमने केसेस देखे थे कि सर्जरी के बाद भी पेशेंट और पैरालाइज हो जाता था, दोनों टांगें ही चली जाती थी। तो इसलिए अगर हम जितना कर सकते हैं ऐसे थेरेपी से, या प्रिवेंटिव, मतलब सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव भी है और वो भी है, नॉन इन्वेजिव भी है, तो क्यों ना हम ऑपरेशन को रोक सकते हैं। जब जरूरी है तो कराना ही पड़ेगा, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो हम भी कह देते थे जो भी, अब आप करा लो, हम रिस्क नहीं लेंगे। ये बात है। तो आई थिंक फिजियोथेरेपी पी से शुरू होता है, तो प्रिवेंटिव केयर भी जो आपने कराई उस टाइम पे, तो वो प्रिवेंटिव केयर बहुतों का विजन चेंज कर गई हेल्थ केयर में ही। बट आई थिंक जो वो विजन चेंज करने वाला जो विजन होता है वो बहुत कम लोगों में होता है। उस विजन को लाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा? अरे बहुत मुश्किल पड़ी। एक और ऐसे केस इंसिडेंट्स इतने हैं ना, याद करूं तो बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग ना चेस्ट फिजियोथेरेपी आपने सुना होगा, जिनको सांस चढ़ जाता है उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, जिनको बलगम बहुत हो जाती थी, ब्रोंकाइटिस वगैरह, उनको कैसे बलगम निकालनी चाहिए, वो थेरेपी भी हम करते थे। तो बहुत ज्यादा वो भी। और हमारा क्योंकि हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल के अंदर जो इंटेंसिव केयर वगैरह में भी उनको भी हम कराते थे। और मतलब
पहले तो डॉक्टर्स भी ना, कई कई डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते थे। मैं उनको जा जा के जर्नल जैसे वो पढ़ाती थी, अमेरिकन जर्नल आते थे मेरे पास सब, कि फिजियोथेरेपी से ये अच्छे रिजल्ट आते हैं, चेस्ट फिजियो करनी चाहिए वो। तो कई तो मान जाते थे, रेफर करते थे, कई तो अरे अरे छोड़ो, थूक निकालना है, नहीं करना है। मतलब इतना तक भी हमने इंसल्ट सही हो, पर हम कहते थे कोई बात नहीं, अगर मरीज का भला हो रहा है तो क्यों ना हम कंटिन्यू करें। हमने कंटिन्यू करा, और बाद में वही डॉक्टर्स इतना चेंज हो गए, मतलब वो हर मरीज को ही चेस्ट फिजियोथेरेपी लिखने लग गए। फिर हम उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाना, पोजीशनिंग, पोस्चर, जैसे सांस चढ़ जाता है कैसे पोस्चर में आओ, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। मतलब बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें करी हुई है ना, कि अभी अभी याद आता है ना तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि मतलब अब हमारे आईसीयू सीसीयू में तो एज ए रूटीन सबको चेस्ट फिजियोथेरेपी मिलती है, और लिम्स वो भी प्रिवेंटिव है, और जिनको प्रॉब्लम है तो वो क्यूरेटिव भी है। वो ठीक भी करता है, और ताकि अंदर जम ना जाए, और अगर जैसे जम जाएगा तो भी पेशेंट कभी ठीक नहीं होएगा। वेंटिलेटर पे पेशेंट है, उन सबको भी कराना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा अब फिजियोथेरेपी का रोल उसमें भी आ गया। पहले जैसे सोचते थे नहीं सिर्फ पोलियो में है और इसमें है, ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑप केसेस है, अर्ली मतलब जल्दी ठीक होए मरीज, हम पहले दिन से ही उसका शुरू कर देते हैं अपने आप से। तो अर्ली इंटरवेंशन हर फेज में, चाहे वो हाँ चेस्ट फिजियोथेरेपी हो, हाँ चाहे वो पोस्ट ऑप हो, चाहे वो प्रीमेच्योर बेबी हो, तो अर्ली फिजियोथेरेपी हर जगह पे काम आए, जरूरी है, काम है। हाँ। और जब ये इवोल्यूशन हो रहा था, है ना, क्योंकि जब एक हॉस्पिटल सेटअप पे काम करते हैं, सो यू हैव स्पेशलिस्ट आल्सो, फिजियोथेरेपिस्ट आल्सो, एवरीबडी इज देयर, है ना। और फिर वहां पे ये बताना कि समथिंग न्यू हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट विल लिव फॉर गुड। तो ऐसे में कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल जो कि ये बता सके कि इट हैज, मतलब इट हैज मेड टू दैट लेवल कि पेशेंट चलने लग गया हो, जो नहीं कर पाता हो, और हाँ वो तो हमने कर करके दिखाया ना डॉक्टर्स को, तभी तो उनको इतना बिलीव हुआ हम पे, फिर वो भेजने लग गए। जैसे कई पैरालिसिस के पेशेंट्स भी, न्यूरो पेशेंट जिनको पैरालिसिस हो जाता था, उनमें भी जल्दी अगर और अच्छी, डिपेंड करता था ऑफ कोर्स कि कितना ज्यादा हुआ है। जो थोड़े केसेस वो पूरे पूरे रिकवर हुए हुए हैं, और जब वो रिकवर हो जाते थे फिर वो हमें भेजने लगे, फिर वो आपस में भी बात करते थे। फिर डॉक्टर्स की मीटिंग में भी कई बार मेरे को बुलाया जाता था, तो मैं केस प्रेजेंट करती थी। अच्छा, बेल्स पॉलिसी के पेशेंट जैसे, पहले कहते थे कि 3 हफ्ते तक कुछ नहीं करो, छोड़ दो। तो अगर वो पेशेंट नहीं रिकवर करा 3 हफ्ते तक तो मुंह ही टेढ़ा हो जाता था। तो हम कहते थे इमीडिएटली शुरू करो, और 10 दिन में मेरे पेशेंट ठीक हो जाते थे। आप मानोगी नहीं, पर वो भी हाथ से ज्यादा करके। वो मतलब नॉट जस्ट मशीनें नहीं, स्टिमुलेशन हम लगाते हैं उस केस में। हम तो मशीन 3 हफ्ते के बाद लगाती थी। मैं तो कहती थी पहले हाथ से, या ज्यादा लेजर इंफ्रारेड लेजर लगा दिया, या फिर हाथ से ही ज्यादा करो। और इतने पेशेंट्स हमारे 10 दिन में ठीक हो गए। और ऐसे ही अब्स पॉलिसी के पेशेंट जो हैं, अब्स पॉलिसी पता है, जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं, जिनका वैसे सिर पहले आता है, जिनके पैर पहले आ जाते हैं, तो उनका सिर यहाँ से दब जाता है कई बार, तो उनका ये पूरा नर्व डैमेज हो जाता है। हाथ जैसे पुलिसमैन हैंड जैसे ऐसे हो जाता है, वो हिला ही नहीं सकते ऊपर को ये मसल जो है उस नर्व रूट की काम ही नहीं करती हैं। और वो भी न्यू बॉर्न है इस टाइम में। तो वो भी जब तक अवेयरनेस, एक्चुअली हमारा सिर्फ ये भी था कि हमें रेफरल तो डॉक्टर से ही आता था। तो मैं तो जा जा के डॉक्टर्स को रिजल्ट दिखाती थी, बोलती थी बड़े इज्जत से कि वो मान जाए, और फिर वो भेजना शुरू कर देते थे हमें। और अब्स पॉलिसी के पेशेंट भी मेरे
बहुत अच्छे ठीक हुए हैं, बिल्कुल 100% रिकवरी भी हुई है। वो हाथ से लिख रहे हैं, अब सब कुछ कर रहे हैं। तो बेचारे आगे मेरे पहुंच थे घर वाले भी। पर मैं कहती नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। वैसे तो कृपा तो उसी की होती है कि ठीक से हो गया। और कई बार मतलब ऐसे ऐसे केसेस थे जो कि गायनी वाले डॉक्टर्स को पता भी नहीं होता था कि वो बच्चा हमने पैदा किया, तो वो ऐसा हुआ है। बाद में मैं उनको बताती थी। मैं हालांकि मेरा ये काम नहीं था, क्योंकि मुझे तो पीडियाट्रिशियन ने भेजा और मैंने ट्रीट करना है। पर फिर भी मैं कहती थी उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि अगर कुछ रह गया है, उनके जूनियर ने कुछ करा है कोई, तो कम से कम वो प्रिकॉशन ले लें कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। ये आई थिंक वो जो हीलिंग टच के साथ आपका जो सेवा का भाव है टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द फिजियोथेरेपी, दैट हैज मेड यू टू डू दैट चेंज इन फिजियोथेरेपी, है ना? ये तो मैम, आपने बेल्स पाल्सी की बात करी। बेल्स पाल्सी क्या होता है? बेल्स पॉल्सी, अच्छा सॉरी मुझे बताना चाहिए, जिसमें ना मुंह जो है ना वो एकदम टेढ़ा हो जाता है अचानक ही ना, सिर्फ मुंह टेढ़ा होता है। हाथ पैर उसमें ठीक रहते हैं, कोई बुखार नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मुंह ऐसे ऐसे हो जाता है, आंख खुली रह जाती है एक साइड की, एक साइड जैसे लेफ्ट साइड हुआ तो लेफ्ट वाला नहीं हिलेगा, राइट में चला जाएगा। क्योंकि राइट की मसल्स, ये दोनों तरफ मसल्स हैं जो कि बैलेंस रखती हैं, दोनों एक साथ काम करती हैं। तो जब एक साइड का लेफ्ट का काम नहीं कर रहा तो राइट अपनी तरफ खींच लेगा। वो बैलेंस है ना, जैसे वो तराजू होता है, तो उस तरफ खींच लेता है। आंख ये खुली रहेगी, ये बंद नहीं होगी, वो दूसरी ज्यादा बंद होगी, ऊपर ऐसे नहीं जाता। तो ये जो सारी ये 7th क्रेनियल नर्व होती है एक, जो कि कान से आती है। तो ये भी जैसे पोलियो टाइप है ना, ऐसे एक वायरल टाइप है जो यहाँ से होता है, और आधा मुंह जो है बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। और पेशेंट को पता, सडनली पेशेंट उठेगा तो देखेगा कि मुंह टेढ़ा हो गया, तो फिर उसको बेल्स पॉल्सी कहते हैं। तो ये भी कई बार कई डायग्नोसिस में भी कई बार गलत हो जाता था। वो कहते थे नहीं। और एक फेशियल पॉल्सी होती है, एक बेल्स पॉल्सी होती है। फेशियल होती है जो वो ऊपर ब्रेन से अगर कनेक्टेड है, तो उसमें क्या है कि ऊपर का जो हमारा फेस है वो तो दोनों तरफ, सिर की दोनों तरफ से नर्व्स आ रही हैं, दोनों तरफ से सर्कुलेशन उनको मिल जाता है। उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो नीचे का हिस्सा है ना वो पैरालाइज होता है, ऊपर का नहीं। जैसे आंख उनकी दोनों बंद हो जाएंगी, मैंने कहा ना, जैसे लेफ्ट साइड में फेस नहीं जाएगा तो राइट में जाएगा, या तो वो सिर्फ आधा हिस्सा जो है ना वो मुंह का वो होगा, मुंह नहीं खोल पाएंगे पूरी तरह, ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ये हवा नहीं भर पाएंगे मुंह में, तो वो सिर्फ आधा। तो वो दो, वो भी कई बार कंफ्यूजन होता है, कोई कहता है बेल्स पॉल्सी है, कोई कहता है ऐसा नहीं। जिसकी आंख बंद, जो ऊपर का हिस्सा ठीक है, ये काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसका मतलब वो बेल्स पॉल्सी नहीं है, वो फेशियल है। पर वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, वो डिफरेंट चीज है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह और चीजों से होता है, वो मोस्टली पैरालिसिस के साथ होता है। लेकिन ये जो है कान में से नर्व आ रही है, और वही नर्व हवा लग गई जैसे कहते थे पहले तो, पर वही काम करना बंद कर देती है। 7th क्रेनियल नर्व होती है वो, और पर ये पूरी रिकवरी हो जाती है। पर ऐसे भी केसेस हमारे पास पुराने आते थे जो रिकवर ही नहीं हुआ होता था, क्योंकि उनको इलाज ही नहीं प्रॉपर मिला होता। वो सारी उम्र बेचारे मुंह टेढ़ा रह जाता है उनका। तो अभी से लेकर अगर मैं 50 इयर्स पहले की बात करूं, तब तो लोग इतने खुल के जाते भी थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और खुल के अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताते थे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि फिजिकली दिखना लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि मैं 4 लोगों को जाके क्या बोलूंगा, है ना? आज भी है ऐसा कुछ, लेकिन आज थोड़ा कम है। लेकिन 50 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा होता होगा। बहुत मुश्किल काम था हमारे लिए। तो वो कैसे आपने टैकल किया? क्योंकि तब तो लोग बोलते थे कि ये हो गया तो अब ये हो ही गया बस, अब इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसको टैकल करना कितना डिफिकल्ट था? बहुत मुश्किल काम था। मतलब
ये तो कुछ गॉड्स ग्रेस, कुछ भी कहो आप, कृपा रही। और वो हमको तो रिजल्ट दिखाने होते थे, मैं तो जा के रिजल्ट दिखाती थी डॉक्टर्स को कि देखो हमने ये किया है और उससे ये फायदा हो गया है, ये हम्म क्या। और बहुत सारे लोग तो जैसे सेरेब्रल पॉलिसी का बच्चा हो गया, वो रिटार्डेड नहीं भी है। हम्म हर कोई सेरेब्रल पॉलिसी रिटार्डेड नहीं होता है। IQ अच्छा होता है। और उनका आईक्यू, क्योंकि वो ब्रेन जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम खून का दौरा नहीं जाता, तो सिर्फ वो लिम्स पर वो होती हैं, लेकिन मेंटली कई बार वो IQ अच्छा है। हाँ। तो वो ना उन बच्चों को छिपा के रखते थे, घर से बाहर ही नहीं निकालना है कि नहीं लोगों को पता चलेगा हमारा बच्चा नॉर्मल है। तो बहुत मुश्किल उनको, फिर वो देखा देखी, अरे वो जा रहा है फिजियोथेरेपी के लिए, वो बच्चा इम्प्रूव हो गया, तो क्यों ना हम भी अपने बच्चे को ले जाएं। फिर मतलब एक केस ऐसा था, एक लड़की ऐसे हुआ, बहुत अच्छी फैमिली थी, वो भी वो लड़की थी, बड़ी प्यारी लड़की थी। तो उसकी माँ कहे हम तो अपना और बच्चा करेंगे ही नहीं, हमें इतना ज्यादा, बेचारी उसको उठा उठा के भी लाती थी, बहुत उसने मेहनत करी, उसको इतनी काउंसलिंग करी, मतलब इतना उससे बात करके मैंने कहा नहीं आपका कोई डिफेक्ट नहीं है, प्लीज गो हेड, आप एक बच्चा और करो, आपको अच्छा भी लगेगा, इसको भी अच्छा लगेगा, इसकी भी शायद रिकवरी अच्छी हो जाएगी, तो आप प्लीज। बहुत उसको बोला तो उन्होंने करा, और लड़का हुआ और बिल्कुल नॉर्मल हुआ। फिर तो इतनी खुश हुई, मैं बता नहीं सकती कि मतलब कई लोगों को ना ये पढ़ते भी हैं फिर भी डर लगता है, नहीं दूसरा बच्चा भी ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। मतलब ये हालत भी थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत ज्यादा हम लोगों को मेहनत तो करनी पड़ी, पर रिजल्ट देख देख के बहुत अच्छा भी लगता था, बहुत खुशी होती थी फिर। आई थिंक उस टाइम पे पेशेंट बिहेवियर देखना बहुत ज़रूरी था, मुझे लगता है, क्योंकि पेशेंट बिहेवियर चेंज करना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। और अरे लोग हमें गालियां भी आप तो मजाक कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप पैसा बनाने जाते हो अस्पताल, ये भी मतलब हालत थी हमारी, पर हमने सुन लिया सबको। नहीं नहीं बिल्कुल पेशेंस रखी, नहीं कोई बात नहीं, इनको पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली जब बच्चे की बात हो और ऐसी बात हो तो आई थिंक फैमिली डायनामिक्स ही हिल जाती है। हाँ तो उस टाइम पे तो माता पिता को समझ ही नहीं आता होगा कि क्या करें। क्या करें सच्ची में। हाँ, तो उस टाइम पे माता पिता की काउंसलिंग और ये जानना कि क्यों ये ज़रूरी है, अवेयर करना, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने भी रखती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मायने के साथ साथ एक चीज़ होती थी कि तब वहाँ पे इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि डिफरेंटली एबल्ड तो अभी टर्म आया है ना, पहले तो सब हैंडीकैप कहते थे, बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल कह रहे कहते। हो आप अपना। तो वो जो डिफरेंटली एबल्ड टर्म आया, न्यू, मतलब वो पता चला कि एवरीबडी इज सेम, है ना। तो उस एक्सेप्टेंस को आज भी कहीं पछड़े जगहों पे नहीं हो पाती, लेकिन तब तो मेट्रो सिटीज में भी नहीं हो पाती होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ। तो वो मेट्रो सिटीज पे लाने के लिए और कैसे कैसे आपने किया, क्या कम्युनिटी ग्रुप्स भी बनाए, क्या कम्युनिटी हेड्स भी बनाए, ऐसा भी कुछ किया? हाँ काफी, मतलब अवेयरनेस काफी जगह जगह मीटिंग्स करी, जब हम बुलाते थे लोगों को, पेरेंट्स को, कई तो अपने बच्चे को छिपा के रखते थे, खुद आते और देख के जाते थे। फिर बड़ी मीटिंग, बड़ी हम लोग फ्री वो भी लगाते थे, कैंप्स वगैरह, उसमें भी इस सारा अवेयरनेस की टॉक्स देते थे कुछ कुछ। तो धीरे धीरे लोग काफी चेंज, और फिर टीवी से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को मिल गई है अब तो, लोग टीवी देख के बहुत कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इवन गाड़ियां आ गई क्वाड्रिप्लेजिक, जो पूरे पैर, उनके लिए स्पेशल कारें आई थी बाहर से, जो चलाते हैं, हमारे कई मरीज हैं जो पुराने, उनको हमने बताया भी ऐसे ऐसे आप कोशिश करो, और मिली उनको जो लोग कर पा रहे थे, करी व्हील चेयर स्पेशल, सब कुछ ही धीरे धीरे हुआ, पर
वही है कि बहुत मुश्किल समय था वो। अब तो इतनी अवेयरनेस है कि अब डॉक्टर्स नहीं भी भेजें तो मरीज अपने आप डॉक्टर को बोलता है कि मुझे तो फिजियोथेरेपी चाहिए, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। अब मान रही होगी ना, अब तो पेशेंट्स खुद ही मतलब इतने ज्यादा उनको नॉलेज है कि वो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड। बहुत डेवलपमेंट बहुत हुई है इस प्रोफेशन में, पर बहुत समय लगा, बहुत समय लगा, करनी पड़ी, काफी मेहनत करनी पड़ी। नहीं, मेहनत तो जरूर, मेहनत का तो कोई वो नहीं है। मतलब जब आपने पहला मरीज देखा था जैसे आपने बोला, और उसके बाद जैसे धीरे 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 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ भी मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज एक चेंज था, और चेंज लाने में टाइम तो लगता है। फिर उसके बाद दौर धीरे धीरे करके चेंज होता गया, लोग भी बढ़ते गए, फिजियोथेरेपी भी बढ़ती गई, ग्रेजुएशंस भी आ गई, पोस्ट ग्रेजुएशंस भी आ गई, ऐसे भी बढ़ती रही है ना, और लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ती रही, राइट। बट स्पोर्ट्स फील्ड जो रहा वो बहुत एंड में फिजियोथेरेपी तक पहुंच पाया। फिजियोथेरेपी से स्पोर्ट्स फील्ड बहुत एंड तक आया, ऐसा क्यों? मतलब ये ना कि मुझे लगता है शायद फिजियोथेरेपिस्ट भी, एक बात बताऊं कि क्या हुआ कि ज्यादातर हमारे बाहर जाने लग गए। हम उनको ट्रेन करते थे, इतने मेरे स्टूडेंट्स सब अमेरिका बैठे हैं और इंग्लैंड बैठे हैं। मतलब इतनी ज्यादा पोस्ट थी वहां पर कि सब के सब जैसे ही पास करते थे, थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, सब बाहर जाने लगे। तो एक टाइम ऐसी आ गया था कि इंडिया में ही फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल रहे थे हमें। बॉम्बे के, दिल्ली के, स्पेशली इन दोनों बड़ी जगहों के तो सब बाहर जाने लग गए थे। तो फिर इसलिए हमारे पास भी टाइम इतना नहीं था कि हम लोग भी रुक गए, फिर स्टाफ ही नहीं होता था, खुद भी काम करना पड़ा इतना, तो ये प्रॉब्लम हो गई कुछ। उस सब बाद में फिर इसलिए कई चीजों थोड़ा से ये ट्रांजिशन भी आपने देखा था? देखा, हाँ वो ट्रांजिशन भी था। मैं तो मतलब इतना कुछ लिखना भी चाहती थी फिजियोथेरेपी के बारे में, हाउ टू डायग्नोस, पर टाइम ही नहीं होता था बिल्कुल। इतनी लाइफ बिजी रही हमारी, बहुत मुश्किल टाइम आ गया था हमारा कि सारे फिजियोथेरेपिस्ट बाहर जा रहे हैं और जॉब्स मिल रही थी सबको, एंड दे वर डूइंग वेरी वेल वहां पर। फिर वहाँ थोड़े कम हुए तो फिर यहाँ हमारे पास, और यहाँ कॉलेजेस बहुत खुल गए। पहले बहुत कम कॉलेजेस थे, फिर यहाँ बहुत, बाहर भी, दिल्ली में भी बहुत खुल गए, तो फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा आने लगे। और फिर तो लोगों को बहुत अवेयरनेस हुई, मास्टर्स हो गई पढ़ाई, अब इतना अच्छी बच्चे पढ़ रहे हैं कि मतलब जो हम प्रैक्टिकल करते थे वो थ्योरी में भी आ रहा है सब कुछ। तो हमारे टाइम में तो ये था कि जब शुरू करी एमएससी, तो हमने ही एमएससी वालों को पढ़ाया, हमने ही उनके एग्जाम लिए, उनके पेपर चेक करे, क्योंकि और कोई था ही नहीं इतना। तो एमएससी जामिया वालों ने पहले शुरू करी थी दिल्ली में, तो उन स्टूडेंट्स को मैं एज एग्जामिनर भी थी और वो सब। तो धीरे धीरे अब तो खैर बहुत अच्छे कॉलेजेस आ गए, बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं। तो पीएचडी तक हो गई है, आप खुद भी पीएचडी हो तो आप जानते हो। और स्पेशलाइजेशन ऑर्थो में, न्यूरो में बहुत अच्छा हो गया। तो जब ये स्पेशलाइजेशन बन रही थी, ऑर्थो की, न्यूरो की, ऑब्स की, गायनी की, स्पोर्ट्स की, तो आपने ये दौर देखा होगा। बिल्कुल। तो जब ये स्पेशलाइजेशन वाला दौर बन रहा था और फिजियोथेरेपिस्ट का दौर बन रहा था, तो कैसा रहा होगा ये? और मतलब अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, इवन नॉर्मल व्यूअर्स भी जो हमें सुन रहे होंगे, कि उनको पता है कि अगर ऑर्थो की प्रॉब्लम है तो ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास जाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ। तो बट वो ऑर्थो, न्यूरो, ऑब्स, गायनी, ये सब बनने में टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। पहले तो मतलब बेस चाहिए थी ना, फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेन होना था उस सब्जेक्ट में, तभी तो लोग जाते हैं ना। अब उनको पता चल गया ये न्यूरो के ही स्पेशलिस्ट हैं, फिर लोगों ने भी
माउथ टू माउथ पब्लिकेशन और अवेयरनेस बहुत आ गई, तो अब तो लोग अपने आप ही जाते हैं। जैसे हेमीप्लीजिया वगैरह पैरालिसिस के सीधा ही न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करेंगे, हड्डियों वाले ऑर्थोपेडिक वालों के पास जाएंगे, स्पोर्ट्स वाले तो स्पोर्ट्स के लिए हमारे कितने फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स में ही गए हुए हैं। राइट। तो जब ये ट्रांजिशन आप देख रहे थे, तो क्या जो फिजियोथेरेपी देने का तरीका था ये भी 4 डिकेड्स में चेंज हुआ? वो तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट तो बहुत हो गई है पहले से। और अब रीजनिंग भी आ गई है। मतलब पहले हम कर रहे थे हाथ से, लेकिन अब उनको पता है हम क्यों कर रहे हैं। टेक्निक्स स्पेशल आ गई हैं, मैनिपुलेट कैसे करना है, मोबिलाइज कैसे करना है, वो ना मतलब बच्चे पढ़ भी रहे हैं वही चीजें, ताकि दे आर बिल्कुल, हम तो कर ही रहे थे बस हाथों से, पर अब वो पढ़ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कर रहे थे, अब थ्योरी में आ गई है और लोग करते भी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दैट हैज लिफ्टेड द प्रोफेशन। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशन को तो आज के फिजियोथेरेपी जैसे अगर कोई भी केस है, जैसे किसी जॉइंट का या कुछ, उनको पता है एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और वो वैसे ही करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। दे कैन मैनिपुलेट, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी ट्रेन्ड आल्सो वेरी वेल। अच्छे से ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ती है और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। इसमें असेसमेंट का क्या फायदा होता है नॉर्मल व्यूअर्स के लिए? अगर कोई पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो असेसमेंट का क्या फायदा होता है इसमें? क्योंकि कई बार नहीं, असेसमेंट तो जरूरी है। उसी से तो आप देख भी सकोगे कितना पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, वर्स तो नहीं हो रहा। असेसमेंट तो हर चीज में जरूरी है। असेसमेंट तो होना ही चाहिए, पहले असेसमेंट होना चाहिए, और उसके बाद भी जब आप थेरेपी कर रहे हो उसके बाद भी आपको असेस करके देखना है कितना इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। नहीं हो रहा तो फिर जैसे वो मूवमेंट से देख सकते हो, जॉइंट मूवमेंट है, मसल पावर से देख सकते हो, एक्टिविटी से देख सकते हो। तो असेसमेंट तो बहुत ज़रूरी है। और आजकल मैं ये भी देख रही हूँ, जैसे इवन ये बैकएक वगैरह के इतने अच्छे से वो मोबिलाइज करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। उनको कोई मोडालिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपने बैकएक की बात करी। बैकएक तो आपने बहुत तरह के देखे होंगे, इतने सालों में तो काफी सारे बैकएक देखे होंगे। बैकएक तो कॉमन प्रॉब्लम है हर के लिए। कॉमनली आपने बैकएक किस में देखा? बहुत ज्यादा जो लोग एक्चुअली हैंडलिंग ऑफ योर बैक ना, जिनका कंटिन्यूअस सिटिंग जॉब, जैसे ही कंप्यूटर आए थे ना उसके बाद हमने बहुत बैकएक और सर्वाइकल पेन देखे। सच बताऊं तो हम कहते थे बाप रे। तो मतलब ये हालत थी कि एक बार मेरे को एक ऑफिस में उन्होंने कहा, बोला आप हमारे लोगों को बताओ कि कितनी देर कंप्यूटर पे बैठना है, पोजीशनिंग क्या करनी है, पोस्चर कैसे रखना है। बहुत लोग कॉमन ये प्रॉब्लम हो जा रही है। पहले तो कंप्यूटर थे ही नहीं, अब लगातार कंप्यूटर पे बैठना है तो वो प्रॉब्लम हो रही। मतलब ये सब चीजें तो है ही ना, नया कुछ भी आप करोगे तो बॉडी हैज टू गेट, यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉडी फॉर दैट ना। एक्सरसाइज भी साथ में करो ना, आप मसल्स को स्ट्रांग भी करो ना, तभी तो काम नहीं एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स है ना, वी आर मूवमेंट। अगर हम मूव ही नहीं कर रहे तो आपका बिल्कुल लाइफ ऐसी है, सारा दिन बैठना है। और फिर सडनली आप ये सब करने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। लेकिन ये हमारे लोगों में इतना घंटा बैठना ये सब कुछ तो है, लेकिन हम उसके लिए अवेयर नहीं है कि कौन से मसल के ग्रुप की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए और स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। यही ना, ये आपको स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे कि यू मस्ट स्ट्रेंथन दीज मसल्स सो दैट जब आप ये काम करते भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपको यही तो काम है आजकल फिजियोथेरेपिस्ट का। दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड फॉर दिस। तभी आप बैठ भी पा रहे हो, आप कंप्यूटर पे इतने घंटे इतना काम भी कर रहे हो।
पहले कहाँ कोई बैठ सकता था। आई थिंक वो जो आपने ट्रांजिशन देखा होगा, एशियंट लोग जो चल फिर के काम करते हैं हम्म और फिर लोग जब टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, हम्म, तो वो ट्रांजिशन में थोड़ा सा फिजियोथेरेपी ने भी लीप लिया होगा। हाँ द काइंड ऑफ केसेस आप देखने लगे होंगे, जैसे आपने बोला कि नेक पेन और बैक पेन बढ़ना बहुत ज्यादा शुरू हो गया था। तो जब नेक पेन और बैक पेन बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों को और भी कुछ हुआ नेक बैक पेन के साथ? नहीं, मेन तो यही हुआ। तो हम उनको फिर पोस्चरल अवेयरनेस देने लगे, स्ट्रेंथनिंग मसल, ये स्केलेटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज बताने लगे कि आप ये रोज करो, ये सब। जैसे इवन हमारे एंशियंट हमारे लेडीज जैसे नीचे बैठ के किचन में काम करना है, फिर एकदम स्टैंडिंग आ गया, गैस आ गई, ऊपर करना है, तभी तो घुटने खराब होने लग गए कितने ज्यादा। क्योंकि कंटिन्यूअस स्टैंडिंग में आप कर रहे हो, तो कितने टोटल नी रिप्लेसमेंट्स आजकल हो रहे हैं, पहले कभी सुना था? हाँ हाँ एग्जैक्टली ये तो हाँ आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। एंड हाउस होल्ड जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हमें सुन भी रहे होंगे, वो भी इसे कोरिलेट कर रही होंगी कि हाँ पहले बैठ के काम होता था, अब हाँ किचन स्टैंडिंग किचन हो गए, और स्टैंडिंग किचन की वजह से नी हमारा 4 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट लेता है, तो उससे तो कंटिन्यूअस स्टैंडिंग है। कंटिन्यूस स्टैंडिंग है एग्जैक्टली। फिर हाँ, उसमें उसमें बैठते भी थे, उठते भी थे, तो जॉइंट की मूवमेंट तो होती रहती थी ना। अब जॉइंट की मूवमेंट नहीं होती, खड़े ही रहते हो आप और काम करते रहते हो। हाँ हाँ हाँ, तो इसके लिए भी एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए भी आपको नी मसल स्ट्रॉन्ग करने हैं, हिप मसल स्ट्रॉन्ग करने हैं, फुट के एक्सरसाइजेस करनी है। ये सब आपको बॉडी को बिल्डअप करना है ना, वो मूवमेंट करने के लिए। नहीं तो सब फिर यही हो रहा है। वर्ष वर्ष होते जा रहे। नहीं, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जॉइंट की मोबिलिटी नहीं हो रही। हाँ हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्ट में आ रहे हैं कि एग्जैक्ट जॉइंट की मोबिलिटी नहीं हो रही। पहले हम चल के जाते थे हाँ और के लेके आते थे चीज, है ना। अब हम गाड़ी में बैठते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और लेके आते हैं सुपरमार्केट से कोई चीज, है ना। पहले हम कुक करते थे नीचे बैठ के, अब हम खड़े होके कुक करते हैं। तो वो जो ट्रांजिशन चेंज हुआ है, उसमें कैसे फिजियोथेरेपी काम कर सकती है? नहीं, उसी में ही तो जॉइंट की मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइजेस मस्त है ना। हमने तो मैंने तो बहुत योगा को भी इंक्लूड करा था, टू टेल यू फ्रैंकली। मैं योगा की उनको सबको कहती थी आप योगा भी रोज करो, सारी एक्सरसाइज। योगा की टीचर को बुला के और पूरे कोर्सेज कराए थे मैंने। सब पेशेंट्स को बोलती थी आप, एक मूवमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप अपने जॉइंट्स को हिलाओगे नहीं तो सारे स्टिफ हो जाएंगे आपके जॉइंट, और फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसीलिए आप उसमें अगर पेशेंट के पास मूवमेंट करने का टाइम नहीं है तो योगा ही कर लें 10-15 मिनट। तो मूवमेंट तो होनी चाहिए हर जॉइंट की, बहुत ज़रूरी है। उससे जॉइंट के लिए नहीं, मसल्स भी स्ट्रेंथन हो जाती हैं, साथ साथ मसल जॉइंट दोनों ठीक रहेंगे तो आपका वो। और पोस्चर तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, पोस्चर पे तो मैंने बड़े लेक्चर्स दिए हुए हैं कि पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है आपने, कि कैसा नॉर्मल पोस्चर क्या होता है, कैसे उसको ठीक रखना है। मैं तो अपने पेशेंट्स को तो बताया करती थी, प्रिकॉशनरी भी बहुत ज्यादा उस पोस्चर पे भी सारा करते थे। नहीं, वो तो एब्सोल्युटली, अगर फिजियोथेरेपी प्रिवेंशन के लिए यूज होगी तो बेटर प्रिस्क्रिप्शंस हो जाएंगे, बेटर हो जाएगा नहीं तो फिर प्रिस्क्रिप्शंस बढ़ जाएंगे, बिकॉज बैक पेन विल लीड टू फर्दर डिस्क और प्रोलैप्स। क्या, बिल्कुल बैक, छोटा सा एक बैक पेन भी बहुत कुछ लीड कर बहुत सकता कुछ है। प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज तो है। अच्छा, उस टाइम पे वुमेन हेल्थ एंड फिजियोथेरेपी का क्या कनेक्शन था? उस टाइम पे ना लेडीज ज्यादा अपना ध्यान नहीं रखती थी, टू टेल यू। मतलब उनको कितनी भी तकलीफ है, वो नहीं है डॉक्टर के पास जाएंगी या दिखाएंगी। वो घर में ही अपना मसाज करा ली, तेल मल लिया, बाम मल लिया, क्रीमें मल ली, ये करती थी। तो फिर धीरे धीरे वो उनको भी मतलब जब जो ज्यादा हो गई जिनको, तो उनको बताना पड़ा कि ये आपके ये काम की वजह से ये हो रहा है। आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है।
ज्यादातर तो लेडीज फिर वो एज बढ़ी तो वेट पुट ऑन कर लिया इतना ज्यादा, तो वेट के बारे में भी फिर उनको समझाया भी वेट का भी अपना ध्यान रखो, हर चीज का ओवरऑल हेल्थ तो बहुत जरूरी है, वॉकिंग बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें तो उस टाइम इसलिए लेडीज का यही था कि वो अपने लिए नहीं, पर अब इतनी अवेयरनेस है कि लेडीज अपने लिए पहले जाती हैं कि हम ठीक रहेंगे तभी घर ठीक रहेगा, घर तभी चलेगा। वही मैं कहती हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब उनको बहुत अवेयरनेस हो गई है और काफी आप देख रहे होगे लेडीज अब बहुत ज्यादा, जरा भी प्रॉब्लम हो एकदम वो चली जाती हैं। तो कैसा रहा होगा तब एंटीनेटल और पोस्टनेटल टाइम, बिफोर डिलीवरी और आफ्टर आफ्टर डिलीवरी? डिलीवरी कैसा हम तो भाई सब पेशेंट्स को पोस्ट डिलीवरी सबको एज ए रूटीन एक्सरसाइज कराते थे, सबको। पूरी फैमिली में भी मैंने तो ये स्टार्ट किया हुआ था। हाँ एंटीनेटल वो है, कोई कोई आते थे कोई नहीं आ पाते थे, टाइम नहीं है, या वो रेफरल भी होता था। फिर मैं बता रही हूँ ना, डॉक्टर रेफर करेंगे तो आएंगे, नहीं तो हम नहीं करते। ये भी बहुत हम लोगों को तो बहुत वो मुश्किल टाइम था हमारे टाइम में। अब आपका टाइम में तो इतना अच्छा है कि आपके पास तो अपने आप ही पेशेंट आ जाते हैं कि हम तो फिजियोथेरेपी कराने जा रहे हैं। सच्ची मैं खुद हैरान होती हूँ कि पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, अब आप सजेस्ट करो। मैं बड़ी हैरान होती हूँ। मैं इनका वो टाइम भी था जब डायरेक्ट कभी भी पेशेंट नहीं, नहीं जी थ्रू डॉक्टर से पहले पूछेंगे फिर करेंगे, है ना। तो वो बहुत ज्यादा, पर हम अपने सब पेशेंट को इवन पैम्फलेट दिया करते थे डिस्चार्ज के टाइम, घर जाके ये प्रिकॉशन लेनी है, ये एक्सरसाइज करते रहना। 6 वीक्स बाद जब आप आओगे बच्चे के साथ तो आप इधर भी आना, हम आपका जो प्रॉब्लम रह गई है वो सॉल्व करेंगे। इट वाज लाइक दैट। तभी हमारे पेशेंट्स भी इस हिसाब से डिपार्टमेंट ने बहुत प्रोग्रेस करा था, फिर बहुत ज्यादा पेशेंट भी आने लग गए थे। थैंक यू सो मच मैम, इतना इंसाइटफुल जानकारी देने के लिए हमारे बडिंग फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी और उन लोगों के लिए भी कि मिरेकल्स ऑफ फिजियोथेरेपी क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि 4 डिकेड को एक पॉडकास्ट में करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो हम अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि आगे कैसे मिरेकल्स ऑफ फिजियोथेरेपी कैन हेल्प पीपल टू have a better movement, better life, and better function status. Thank you so much, ma'am. Thanks to you. Thank you, everyone.